तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि युहाओ के सामने वांग क्यूअर की सोल आ गई थी, जिसके बाद वांग क्यूअर ने युहाओ को बताया कि उसने कभी उसे छोड़ के गई नहीं थी, हमेशा उसके साथ ही थी। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में युहाओ अभी भी वांग क्यूअर की बातों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके सामने खड़ी वो लड़की जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज भी उससे वही गहरा प्यार करती थी। क्यूअर मुस्कुराते हुए कहती है कि पहली बार उसने युहाओ के प्यार को महसूस किया है और उसके लिए इतना ही काफी है। वो युहाओ को समझाती है कि उसका असली प्यार टांग बुतुंग है। चाहे वो वांग डोंगर हो या टांग बुतुंग, दोनों एक ही इंसान है और युहाओ के दिल में सबसे खास जगह उन्हीं की है। क्यूअर कहती है कि वो सिर्फ उस प्यार का एक हिस्सा थी जिसे युहाओ महसूस करता था। जब उसने पहली बार खुद को डोंगर में बदला था, तभी उसे समझ आ गया था कि वो कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि युहाओ खुश रहे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा सच्चाई थी। वो कहती है कि अगर कभी युहाओ को उसकी याद आए तो वो टांग बुतुंग को गले लगा सकता है, क्योंकि अब वो दोनों अलग नहीं रहे। वांग क्यूअर और टांग बुतुंग की किस्मत एक हो चुकी थी। ये सब सुनकर हुआ युहाओ के दिल में जैसे बिजली सी गिर पड़ती है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि टांग बुतुंग की मासूम सोल में म्यूटेशन क्यों हुआ था। उसे ये भी समझ आ जाता है कि बुतुंग गोल्डन स्पीयर को कैसे यूज कर पाती थी। सच्चाई ये थी कि वांग क्यूअर की पावर कभी गायब ही नहीं हुई थी। वो हमेशा से युहाओ और बुतुंग के साथ मौजूद थी। युहाओ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से कहता है कि क्यूअर ने उसके लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की है। लेकिन वांग क्यूअर हल्का सा मुस्कुराकर उसे याद दिलाती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब युहाओ उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। भले ही उस वक्त युहाओ निराशा में था, लेकिन क्यूअर के लिए वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। फिर वो सीधे युहाओ की आंखों में देखकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उसकी प्रेजेंस हमेशा युहाओ के साथ रहेगी। इतना कहकर वांग क्यूअर अपना हाथ बढ़ाती है और युहाओ के फोरहेड को छूती है, वही जगह जहां 3 आइड गोल्डन लायन की डेस्टिनी स्कल मौजूद थी। जैसे ही उसका स्पर्श होता है, टांग बुतुंग के बॉडी से एक हल्का गोल्डन ग्लो निकलता है और युहाओ के अंदर समा जाता है। उस पल युहाओ को एक अजीब सी वार्मथ महसूस होती है। उसके दिल का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वांग क्यूअर कभी उसे छोड़कर गई ही नहीं थी। वो हमेशा उसके साथ थी, हमेशा के लिए। धीरे धीरे युहाओ के आंसू रुक जाते हैं। वो अपनी बाहों में मौजूद टांग बुतुंग को देखता है। उसके पिंक ब्लू बालों को प्यार से छूते हुए वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, बुतुंग। टांग बुतुंग अपना सिर उठाती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। युहाओ धीरे से माफी मांगता है, लेकिन बुतुंग तुरंत जवाब देती है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उसे सजा मिलेगी। युहाओ कुछ समझ नहीं पाता और हैरान होकर पूछता है कि कौन सी सजा। लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिल जाता है। टांग बुतुंग के नरम और गर्म होंठ उसके होठों को छू लेते हैं। उस एक पल में युहाओ को ऐसा लगता है जैसे वांग डोंगर और वांग क्यूअर दोनों का प्यार एक साथ उस तक पहुंच रहा हो। दोनों की यादें, दोनों की फीलिंग्स और दोनों की मोहब्बत एक ही एहसास में बदल जाती हैं। लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक एक गोल्डन लाइट फ्लैश करती है और युहाओ सीधा हवा में उछाल दिया जाता है। वो आसमान में एक खूबसूरत आर्क बनाता हुआ दूर जा गिरता है। खुशकिस्मती से उसका फ्लाइंग सोल टूल एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी सोल पावर की मदद से हवा में खुद को स्टेबल कर लेता है। उसके चेहरे पर फिर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि टांग बुतुंग अभी भी वांग क्यूअर के साथ उसके कनेक्शन को लेकर थोड़ी जेलस थी। लेकिन इस सब के बावजूद युहाओ के दिल में अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा था। उसने दोनों लड़कियों के प्यार को महसूस कर लिया था। वो वापस उड़कर टांग बुतुंग के पास पहुंचता है और उसके हाथ थाम लेता है। इसी वक्त वही मिस्टीरियस वॉइस दोबारा सुनाई देती है। वॉइस हैरानी से कहती है कि ह्यूमन वर्ल्ड वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एम्परर बीस्ट का प्यार किसी ह्यूमन को इतनी गहराई से मिल सकता है। युहाओ हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है कि क्या अब वो उस पर भरोसा करता है। वॉइस कुछ देर चुप रहती है और फिर पूछती है कि युहाओ असल में यहाँ किस लिए आया है। अब युहाओ सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है जो इविल सोल मास्टर्स के अटैक की वजह से बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी है। उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है और उसे बचाने के लिए एक बहुत पावरफुल हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। इसीलिए युहाओ यहाँ आया है। वो उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस से रिक्वेस्ट करता है कि अगर मुमकिन हो तो वो उसे अपना एक लीफ दे दे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो इसे फ्री में नहीं लेना चाहता। अगर कोई कंडीशन हो या कोई एक्सचेंज चाहिए हो तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसे पूरा करने की। युहाओ की बात सुनकर वो वॉइस कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है कि युहाओ बहुत पावरफुल है। उसके बॉडी के अंदर कई टेरिफाइंग पावर्स मौजूद हैं। साथ ही उसके पास एम्परर बीस्ट का सपोर्ट भी है। अगर वो चाहे तो फोर्स से उसे हराकर जो चाहता है ले सकता है। तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता। युहाओ बिना झिझक जवाब देता है। वो कहता है कि उसने कसम खाई है कि जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना हो तब तक वो कभी किसी सोल बीस्ट को हर्ट नहीं करेगा। ये जवाब सुनकर वो वॉइस में शॉक हो जाती है। एक ह्यूमन सोल मास्टर जो सोल बीस्ट्स को नहीं मारेगा, ये बात उसके लिए लगभग नामुमकिन थी। युहाओ फिर उसे स्पिरिट सिस्टम के बारे में बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट्स के जरिए ह्यूमंस बिना सोल बीस्ट को मारे भी उनकी पावर हासिल कर सकते हैं। साथ ही वो स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास को भी समन करता है ताकि अपनी बात का प्रूफ दे सके।
और जब वो मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस ये सब देखता है तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। शायद पहली बार उसे लगता है कि ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच एक नया फ्यूचर मुमकिन है, एक ऐसा फ्यूचर जहां वॉर नहीं बल्कि ट्रस्ट और कोऑपरेशन मौजूद हो। स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास, जो एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट था और जिसके सेंसेस बहुत ही पावरफुल थे, हुआ युहाओ की पूरी कहानी सुनने के बाद गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि हुआ युहाओ ने सोल बीस्ट्स के बारे में जो सोचा है उसके लिए वो उसका रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ इसी बात की वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक भी थी, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम उसके दिल में छुपी हुई हो। ये सुनते ही हुओ युहाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी मुश्किलों के बाद उसने ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढा था। अगर वो मना कर देता तो हुओ युहाओ अपनी कसम की वजह से उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि टीचर शाओ या अभी भी उसकी मदद का इंतजार कर रही थी। अगर यहाँ प्लान फेल हो जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। हुओ युहाओ ने तुरंत कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे शेयर करे। अगर उसके बस में हुआ तो वो पूरी कोशिश करेगा मदद करने की। हालांकि उसके दिल में बहुत टेंशन थी, फिर भी उसने खुद को काम रखा। तब ब्लू सिल्वर एम्परर ने एक लंबी सांस भरी और अपनी असली सिचुएशन बताई। उसने कहा कि वो इस दुनिया में 1,90,000 साल से जिंदा है। इतने सालों की कल्टीवेशन के बाद भी वो असल में सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास ही है। हाँ, वो अपने रेस का एम्परर बन चुका है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन और इन्हें टैलेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि आने वाली हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कर सके। इसलिए उसकी डेथ लगभग तय है। लेकिन हुओ युहाओ का प्लान उसके लिए एक नई लाइफ का रास्ता बन सकता है। ये सुनते ही हुओ युहाओ के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था। उसने पूछा कि सोल बीस्ट तो 1,00,000 साल के बॉटलनेक पर रीबर्थ चूज कर सकते हैं, फिर ब्लू सिल्वर एम्परर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ब्लू सिल्वर एम्परर ने समझाया कि हुओ युहाओ गलत समझ रहा है। रीबर्थ का चांस सिर्फ पहले 100,000 ईयर बॉटलनेक पर मिलता है। अगर उस वक्त कोई सोल बीस्ट रीबर्थ नहीं चुनता और कल्टीवेशन कंटिन्यू करता है तो बाद में वो रास्ता बंद हो जाता है। अब वो 2,00,000 साल के स्टेज के करीब पहुंच चुका है, इसलिए उसके पास रीबर्थ का ऑप्शन नहीं बचा। शायद कुछ टॉप लेवल डिवाइन सोल बीस्ट कोई स्पेशल मेथड ढूंढ लेते, लेकिन उसकी रेस और ब्लड लाइन में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। अब हुओ युहाओ को सब समझ आ गया। ब्लू सिल्वर ग्रास की रेस शुरू से ही वीक मानी जाती थी, चाहे उसमें से एक एम्परर ही क्यों न पैदा हो जाए, उसकी लिमिटेशंस खत्म नहीं होती। इसी वजह से ब्लू सिल्वर एम्परर स्नो एम्परस की तरह रीबर्थ नहीं ले सकता था। स्नो एम्परस के पास आइस स्काई स्नो लेडी रेस का टेरिफाइंग टैलेंट था और उसकी कल्टीवेशन 7,00,000 साल तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से वो एम्ब्रियो फॉर्म में रीबर्थ लेने में सक्सेसफुल हुई थी। हालांकि उस प्रोसेस ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी और आखिर में वो हुओ युहाओ की स्पिरिट बन गई। ब्लू सिल्वर एम्परर की कल्टीवेशन और टैलेंट दोनों उसके मुकाबले काफी कम थे। ये सब समझने के बाद हुओ युहाओ ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जब तक ब्लू सिल्वर एम्परर तैयार है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे अपनी फ्रेंड के पास ले जाएगा और उसके साथ फ्यूज करवा देगा। उसने प्राउडली बताया कि उसकी फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है। वो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 8 सोल रिंग्स है। अगर ब्लू सिल्वर एम्परर उसे 9th सोल रिंग दे सके तो फ्यूचर में वो ह्यूमन वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक बन सकती है। हुओ युहाओ की बात सुनकर ब्लू सिल्वर एम्परर ने बिना हेजिटेशन के हाँ कर दी। उसने कहा कि अब वो इस मिशन में उसका साथ देगा। जैसे ही ये डिसीजन हुआ, पूरी वैली में एक अजीब सा मूवमेंट शुरू हो गया। हर तरफ फैली ब्लू सिल्वर ग्रास हिलने लगी, लेकिन इस बार उनके अंदर डर या हॉस्टिलिटी नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन थी। हुओ युहाओ को महसूस हुआ जैसे बड़े बड़े ड्रैगन जमीन के नीचे से रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहे हों। अगले ही पल काउंटलेस ब्लू वाइन जमीन से ऊपर उठने लगी। हर वाइन क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट और चमकदार थी। उनके अंदर एनर्जी की वेन्स क्लियरली दिख रही थी जो लगातार फ्लो कर रही थी। धीरे धीरे ये सारी वाइन्स एक दूसरे में लपटने लगी। उन्होंने मिलकर एक ह्यूमन शेप्ड बॉडी बना दी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि देखने वाला हैरान रह जाए। वाइन्स एक आर्टिस्ट की वीविंग की तरह एक दूसरे में जुड़ती गईं और आखिर में एक पूरा ह्यूमन फिगर सामने आ गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पहले जो वाइन्स ड्रैगन्स जितनी मोटी लग रही थी, अब वो श्रिंक होकर सिर्फ इंसान के अंगूठे जितनी रह गई थी। पूरी बॉडी किसी लिविंग स्कल्पचर की तरह लग रही थी। ब्लू सिल्वर एम्परर ने हुओ युहाओ की तरफ देखकर कहा कि अब वो उसके साथ चलेगा। हुओ युहाओ ने ग्रैटिट्यूड के साथ सिर हिलाया और उसका शुक्रिया अदा किया। तब ब्लू सिल्वर एम्परर ने एक और बात कही जो हुओ युहाओ को थोड़ा सरप्राइज कर गई। उसने कहा कि सच कहूं तो उसे एम्परर बीस्ट के जजमेंट पर पूरा भरोसा है। अगर एम्परर बीस्ट ने हुओ युहाओ को चूज किया है तो वो गलत नहीं हो सकता। इस दौरान टांग वो तोंग साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि हुओ युहाओ इतनी दूर क्यों आया है। लेकिन जब उसकी नजर ब्लू सिल्वर एम्परर पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी चमक उठी। इसके बाद हुओ युहाओ ने टांग वो तोंग का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। साथ ही उसने अपना स्पिरिचुअल एंटेना ब्लू सिल्वर एम्परर की तरफ एक्सटेंड किया।
शुरू में ब्लू सिल्वर एम्परर थोड़ा हेजिटेट हुआ, लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो गया। उसने महसूस किया कि हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल एंटेना में प्लांट टाइप स्पिरिचुअल वेव्स की प्रेजेंस थी। हालांकि वो असली नहीं थी और सिर्फ इमिटेट की गई थी, फिर भी वो इतनी रियलिस्टिक थी कि किसी भी प्लांट सोल बीस्ट को अपनापन महसूस हो। इसी वजह से ब्लू सिल्वर एम्परर ने सबकॉन्शियसली अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज की और हुआ युहाओ के साथ कनेक्ट हो गया। जब दोनों के स्पिरिचुअल सेंसेस एक दूसरे से लिंक हुए, तब हुआ युहाओ ने अपना सबसे पावरफुल एबिलिटी एक्टिवेट किया। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन इंस्टेंटली एक्सपैंड हुआ और उसने जो कुछ भी फील किया, देखा और समझा, सब कुछ डायरेक्टली ब्लू सिल्वर एम्परर के माइंड में ट्रांसफर कर दिया। और इसी मोमेंट से उन दोनों के बीच एक नया कनेक्शन जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर इस पूरे मिशन की डायरेक्शन बदलने वाला था। ब्लू सिल्वर एम्परर अचानक कांप उठा। उसने अपनी वाइन जैसी आंखों से हुओ युहाओ को देखा और तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा ये यंग जीनियस कोई आम सोल मास्टर नहीं है। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ब्लू सिल्वर एम्परर भी अंदर तक शॉक हो गया। अगले ही पल ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की। उसकी स्पिरिचुअल वेव्स पूरी वैली में फैल गईं और हुओ युहाओ के स्पिरिचुअल सेंस के साथ कनेक्ट हो गईं। तब हुओ युहाओ ने एक ऐसा सीन महसूस किया जो किसी मिरेकल से कम नहीं था। वैली में मौजूद हर एक ब्लू सिल्वर ग्रास एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ब्लू सिल्वर एम्परर उन सब के बीच एक मीडियम की तरह काम कर रहा था, जैसे पूरी वैली एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गई हो। इसी कनेक्शन के दौरान दोनों ने एक दूसरे के दिल की सच्चाई महसूस कर ली। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर हुओ युहाओ की मार्शल सोल उसकी रेस के साथ कंपैटिबल होती तो शायद वो उसे ही चूज कर लेता। उसने माना कि हुओ युहाओ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्लू सिल्वर एम्परर ने बताया कि उनकी रेस शायद कॉम्बैट पावर में दूसरे पावरफुल सोल बीस्ट जितनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनकी सेंसिंग एबिलिटी दुनिया की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज में से एक है। इसी वजह से वो हुओ युहाओ के अंदर छुपी लिमिटलेस पोटेंशियल को क्लियरली महसूस कर पा रहा था। ये सुनकर हुओ युहाओ मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत अपने दोस्त का जिक्र किया और कहा कि जब ब्लू सिल्वर एम्परर उससे मिलेगा तब उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके दोस्त की मार्शल सोल खुद एक ब्लू सिल्वर एम्परर है। साथ ही उसने याद दिलाया कि हिस्ट्री में बहुत ही कम ह्यूमंस ऐसे हुए हैं जो ब्लू सिल्वर ग्रास को पीक लेवल तक कल्टिवेट कर सकें, और उनमें सबसे फेमस नाम था टैंग सान का। जैसे ही टैंग सान का नाम आया, ब्लू सिल्वर एम्परर की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। उसने बिना हिचकिचाहट के कहा कि वो उसके बारे में जानता है। ये सुनकर हुओ युहाओ भी सरप्राइज हो गया। उसने सोचा नहीं था कि एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट का टैंग सान के साथ इतना गहरा कनेक्शन होगा। तब ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपनी रेस का एक पुराना सीक्रेट रिवील किया। उसने बताया कि ब्लू सिल्वर ग्रास दुनिया की सबसे वीक लुकिंग स्पीशीज जरूर है, लेकिन लाइफ एनर्जी के मामले में सबसे रिच स्पीशीज भी वही है। उनकी पॉपुलेशन काउंटलेस है और उनकी रूट स्पिरिचुअल सेंस के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इसी वजह से अगर दुनिया के किसी कोने में किसी ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी रेस तक पहुंच जाती है। उसने आगे बताया कि एक ऑर्डिनरी ब्लू सिल्वर ग्रास का कल्टिवेशन कर पाना ही लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग चाहिए होती है। खुद ब्लू सिल्वर एम्परर को 3 बार हेवनली लाइटनिंग का बैप्टिज्म मिला था। उसी लाइटनिंग पावर ने उसके बॉडी और सोल को ट्रांसफॉर्म करके उसे आज के लेवल तक पहुंचाया था। फिर उसने टैंग सान की मदर का जिक्र किया। उसने कहा कि टैंग सान की माँ उनकी रेस की सबसे नोबल और सीक्रेट ब्लड लाइन वाली एग्जिस्टेंस थी और टैंग सान उसी रॉयल ब्लड लाइन का डिसेंडेंट था। सिर्फ इतना ही नहीं, टैंग सान ने दुनिया की लिमिटेशंस को तोड़कर गॉडहुड हासिल की थी। ब्लू सिल्वर एम्परर के लिए टैंग सान सिर्फ एक लेजेंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी डिवाइन एग्जिस्टेंस था जिसे रिस्पेक्ट के साथ योर मैजेस्टी कहकर बुलाया जाना चाहिए। ये सब सुनकर हुओ युहाओ को भी काफी खुशी हुई। अब उसे समझ आ गया था कि ब्लू सिल्वर एम्परर और टैंग सेक्ट के बीच कनेक्शन उसकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। हुओ युहाओ ने तुरंत बताया कि जिस फ्रेंड की वो बात कर रहा है वो टैंग सेक्ट का करंट सेक्ट लीडर है, और सबसे बड़ी बात, वो टैंग सान की डायरेक्ट ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। जैसे ही ब्लू सिल्वर एम्परर ने ये सुना, उसका कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने सही डिसीजन लिया है। प्लांट टाइप सोल बीस्ट आमतौर पर बहुत सिंपल और प्योर नेचर के होते हैं। वो ह्यूमंस की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन उनकी सेंसिंग एबिलिटी बहुत शार्प होती है। हुआ युहाओ के अंदर उसने काइंडनेस, जस्टिस और सिंसियरिटी को क्लियरली महसूस किया था। ऊपर से बीस्ट गॉड एम्परर का इन्फ्लुएंस भी उसके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए उसने बिना ज्यादा डाउट के हुआ युहाओ पर ट्रस्ट कर लिया। अब तक तीनों आसमान में काफी ऊपर पहुंच चुके थे। फ्लाइंग ब्लू सिल्वर एम्परर की स्पेशलिटी नहीं थी, लेकिन हुओ युहाओ के साथ होने पर यह प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। एक हाथ से उसने टैंग वुटुंग को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से ब्लू सिल्वर एम्परर को। उन्हें और ज्यादा इंप्रेस करने के लिए हुओ युहाओ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी।
अगले ही सेकंड वो एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह आसमान को चीरकर आगे बढ़ने लगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ही देर में सुपरसोनिक लेवल तक पहुंच गया। उनका सफर सरप्राइजिंगली स्मूथ रहा। सन मून एम्परर पहले ही कई अटैक्स झेल चुका था, इसलिए रेडियन सिटी के आसपास की एरियल सिक्योरिटी काफी हद तक हटा दी गई थी। सर्वेलेंस सोल टूल्स भी पहले की तरह एक्टिव नहीं थे। इसी वजह से हुओ युहाओ और उसके कंपेनियंस बिना किसी दिक्कत के स्टार लो एम्परर की टेरिटरी में एंटर कर गए और सीधा श्रेक सिटी की डायरेक्शन में बढ़ने लगे। लेकिन जब कहानी का फोकस बैटलफील्ड की तरफ शिफ्ट होता है तब सिचुएशन बिल्कुल अलग नजर आती है। हेवनली सोल एम्परर अब हिस्ट्री बन चुका था। उसकी जगह सन मून एम्परर का गोल्डन सन और सिल्वर मून वाला फ्लैग हवा में लहराता दिख रहा था। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक सोल्जर्स की एंडलेस लाइंस फैली हुई थी। 7 लाख से भी ज्यादा एलीट सोल्जर्स बॉर्डर पर तैनात थे। दूर से देखने पर पूरी आर्मी एक जायंट ड्रैगन की तरह लग रही थी जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार बैठा हो। उन्होंने एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रखा था जो एक मैसिव मिलिट्री बेस को पूरी तरह सराउंड कर रहा था। ये बेस इतना हेविली गार्डेड था कि आसमान से स्कैन करने पर भी उसके अंदर की रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक बात क्लियर थी, ये जगह कंप्लीटली सील्ड थी। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि ये सिर्फ हेवनली सोल एम्परर की पुरानी बॉर्डर नहीं थी, ये डोलिंग एम्परर और स्टार लो एम्परर की बॉर्डर भी थी। यानी अगर यहाँ वॉर शुरू होती तो पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर बदल सकता था। और इसी जाइगेंटिक बैटलफील्ड के सेंटर में एक जायंट गोल्डन रेड कमांड टेंट खड़ा था, जहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो अगले वॉर का फैसला करने वाले थे। दोस्तों, सिचुएशन अब इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि सन मून एम्पायर की सबसे पावरफुल लोग भी टेंशन में आ गए थे। फ्रंटलाइन बैटलफील्ड पर हेवन सोल एम्पायर लगभग उनके कंट्रोल में था, लेकिन इसी बीच एम्पायर के अंदर जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। वॉर गॉड एम्प्रेस सूजी अपनी मिलिट्री टेंट के अंदर मेन सीट पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर एक ब्लेजिंग रेड आर्मर था जिसके ऊपर बना फीनिक्स इतना रियलिस्टिक लग रहा था जैसे किसी भी पल जिंदा होकर आसमान में उड़ने लगेगा। ये कोई ऑर्डिनरी आर्मर नहीं था, ये लेजेंडरी क्लास 10 सोल इंजीनियर कॉन्ग डेमिंग के द्वारा स्पेशली डिजाइन किया गया एक ह्यूमन शेप्ड सोल टूल था। इसकी ऑफेंसिव पावर भले ही कम थी, लेकिन डिफेंस इतना टेरिफाइंग था कि कॉन्ग डेमिंग के मुताबिक एक अल्टीमेट डोलुओ को भी इसकी प्रोटेक्शन तोड़ने के लिए कम से कम 3 पावरफुल अटैक्स करने पड़ते। सूजी के आसपास 6 टॉप क्लास 9 सोल इंजीनियर्स मौजूद थे। इनमें से हर एक एम्पायर का पिलर था। उनकी ऑरा ही इतनी पावरफुल थी कि नॉर्मल सोल मास्टर्स उनके सामने खड़े रहने की हिम्मत भी ना कर सकें। लेकिन इस वक्त ये सब एक्सपर्ट्स चुप थे और सूजी की तरफ देख रहे थे। सूजी के हाथ में एक लेटर था जो रेडियंट सिटी से एक मैसेंजर लेकर आया था। लेटर छोटा था, लेकिन उसके अंदर लिखी इन्फॉर्मेशन किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। जब सूजी ने पूरा लेटर पढ़ लिया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसकी भवों पर गहरी लकीरें उभर आईं। धीरे से वो अपनी सीट से उठी और टेंट के अंदर चलने लगी। पूरा टेंट बिल्कुल साइलेंट था। हर किसी को पता था कि अगर सूजी इतनी सीरियस हो गई है तो जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। कुछ देर तक सोचने के बाद सूजी रुक गई और मैसेंजर से पूछा, हिज मैजेस्टी ने और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं? मैसेंजर ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, वॉर गॉड एम्प्रेस, हिज मैजेस्टी ने कहा है कि इस मैटर में फाइनल डिसीजन आप ही लेंगी। ये सुनकर सूजी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैसेंजर ने चैन की सांस ली। 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के बीच खड़ा रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वो तुरंत टेंट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही सूजी वापस अपनी सीट पर बैठी और सबको देखते हुए बोली, एम्पायर के अंदर एक अननोन एनिमी ने अटैक किया है। बस इतना सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। सूजी ने आगे कहा, 10 से ज्यादा सिटीज लूट ली गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रेडियंट सिटी तक पर अटैक हुआ है। एनिमी किसी अननोन मेथड का यूज करके सिटी के पास पहुंच गई और उन्होंने हजारों लो ग्रेड सोल कैनन शेल्स फायर किए। उन्होंने क्लास 9 सोल कैनन शेल तक यूज किया। ये सुनकर सबके दिल कांप गए। क्लास 9 सोल कैनन शेल एक ऐसा वेपन था जो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सूजी ने ठंडी आवाज में कहा, इंपीरियल पैलेस हेविली डैमेज हो चुका है। अब टेंट के अंदर बैठे एक्सपर्ट्स के चेहरे सच में पीले पड़ गए। इंपीरियल पैलेस पर अटैक करना सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये पूरे एम्पायर की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा था। सूजी ने आगे बताया, सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन उस वक्त कैपिटल में नहीं थी। इसी वजह से एनिमी टाइम पर डिटेक्ट नहीं की जा सकी। अभी तक उनका एग्जैक्ट लोकेशन अननोन है। सभी एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात समझ से बाहर थी। सन मून एम्पायर की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे एडवांस्ड मानी जाती थी। एरियल सोल टूल्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क लगभग हर जगह फैला हुआ था। फिर भी एनिमी उनकी आंखों के सामने घुस आई और अटैक करके गायब भी हो गई। ये कैसे पॉसिबल था? सूजी ने कहा, कॉन्ग डेमिंग के एनालिसिस के मुताबिक एनिमी के पास कम से कम 2 सोल इंजीनियर लीजन्स हैं। उनके पास कंसीलमेंट एबिलिटीज भी हो सकती हैं और शायद स्पेशल एबिलिटीज भी। ये सुनते ही सब शॉक में आ गए। एक एल्डर तुरंत बोल पड़ा, ये इम्पॉसिबल है। सूजी के चेहरे पर भी वही कंफ्यूजन थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा, ओरिजिनल डोलुओ कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स मिलकर शायद 2 सोल इंजीनियर्स बना सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी हमारे एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं होगी। और कंसीलमेंट टेक्नोलॉजी, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन, हमारे एम्पायर ने खुद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, तो फिर उनके पास ये सब कैसे हो सकता है? टेंट के अंदर फिर साइलेंस छा गया। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मिस्टीरियस एनिमी है कौन? तभी एक और एल्डर ने अपनी बात रखी, वॉर गॉड एम्प्रेस, क्या ये पावरफुल सोल मास्टर्स का काम हो सकता है? सूजी ने तुरंत जवाब दिया, कॉन्ग डेमिंग ने इस पॉसिबिलिटी पर भी एनालिसिस किया है।
पावरफुल सोल मास्टर्स अपनी सोल स्किल्स के थ्रू खुद को कंसील कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ 300 हैवी कैनन्स और 2 पूरी सोल इंजीनियर लीजेंड्स हो तो उन सबको हाइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी। 1 या 2 लोगों को छुपाना अलग बात थी, लेकिन पूरी आर्मी को इनविजिबल बना देना ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। सूजी की आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। अब उसे समझ आ रहा था कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है। एनिमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पावर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मिस्ट्री। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आते हैं, कोई नहीं जानता था कि वो कैसे डिसअपियर हो जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, कोई नहीं जानता था कि उनका अगला टारगेट क्या होगा। अगर ऐसे एनिमीज को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरे सन मून एम्पायर के अंदर पैनिक फैल सकता था। फ्रंटलाइन बैटलफील्ड पर लड़ रहे सोल्जर्स का मोराल टूट सकता था और एम्पायर की सालों की प्लानिंग एक पल में कोलैप्स हो सकती थी। इस वक्त वॉर गॉड एम्प्रेस सूजी के कंधों पर पूरे एम्पायर का फ्यूचर टिका हुआ था, लेकिन शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये मिस्टीरियस एनिमी असल में उसकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस और टेरिफाइंग होने वाला था। दोस्तों, अभी सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि पूरे कॉन्टिनेंट की तकदीर दांव पर लग गई थी। सन मून एम्पायर लगातार जीत हासिल कर रहा था और बहुत लोगों को लगता था कि उनकी विक्ट्री का रीजन सिर्फ उनकी पावरफुल आर्मी और एडवांस सोल टूल टेक्नोलॉजी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी सर्वेलेंस और काउंटर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी थी। हर बार जब हेवनली सोल एम्पायर कोई सीक्रेट अटैक प्लान करता, किसी न किसी तरह सन मून एम्पायर को पहले ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। इसी वजह से हेवनली सोल एम्पायर के सारे पावरफुल अटैक्स फेल हो जाते थे। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर हमेशा एनिमी की वीक पॉइंट्स को ढूंढ लेता और उन पर इतना ब्रूटल स्ट्राइक करता कि हेवनली सोल एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह उलट चुकी थी। इस बार सन मून एम्पायर के अपनी टेरिटरी के अंदर लगातार अटैक्स हो रहे थे। एनिमी उनके इंपॉर्टेंट बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहा था, और सबसे बड़ी बात, किसी को पता ही नहीं था कि अटैकर्स असल में कहां छुपे हुए हैं। ये सब देखकर एम्पायर के टॉप ऑफिशियल्स भी परेशान हो गए थे। तभी एक सीक्रेट रिपोर्ट मार्शल जूत्सी के हाथ लगी। जब उसने रिपोर्ट को खोला तो उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, हुओ यूहाओ। सिर्फ ये नाम देखते ही जूत्सी के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। रेडियंट सिटी से मिली इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही बात कंफर्म हुई थी, और वो थी हुओ यूहाओ का नाम। जूत्सी के मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या सच में तुम हो यूहाओ? लेकिन बाहर से उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके आसपास हॉल ऑफ कॉन्सेक्रेशन के सबसे पावरफुल एल्डर्स बैठे हुए थे। एक एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जल्दी से जल्दी एनिमी की असली आइडेंटिटी और लोकेशन का पता लगाना होगा, वरना हम अपना अगला स्टेप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही दूसरा एल्डर तुरंत बोल पड़ा। उसके हिसाब से अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने कहा कि हेवनली सोल एम्पायर पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल करने के बाद आर्मी को 10 दिन का रेस्ट मिल चुका है। सोल्जर्स का मोराल अपने पीक पर है। ये पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने का सबसे परफेक्ट चांस है। अगर इस वक्त अटैक रोका गया तो उनकी मोमेंटम टूट सकती है। दूसरे एल्डर्स भी लगभग इसी सोच के थे। उनका मानना था कि एम्परर के पास इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजेंड्स का प्रोटेक्शन है। जब तक एम्परर रेडियंट सिटी के अंदर है, उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। एनिमी के पास सिर्फ 2 सोल इंजीनियर लीजेंड्स हैं। चाहे वो कितना भी डैमेज कर ले, सन मून एम्पायर के पास लाखों सोल्जर्स हैं। लॉन्ग टर्म में एनिमी कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जूत्सी उनकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थी। उसने भौवे चढ़ाकर एल्डर सू को रोक दिया। एल्डर सू का टेम्परामेंट बहुत अग्रेसिव था। उसने सीधा कहा, मार्शल, जब जनरल बैटलफील्ड में होता है और एम्परर उससे दूर होता है, तब जनरल को अपनी जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। उसने साफ कहा कि अगर अब वॉर प्लान बदला गया तो पूरे एम्पायर को नुकसान हो सकता है। सबकी नजरें जूत्सी पर टिक गईं, लेकिन जूत्सी का दिल किसी और वजह से बेचैन था। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि बैटलफील्ड की सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर एम्परर डेंजर में है तो हम चैन से कैसे लड़ सकते हैं? ये सिर्फ एक मार्शल की बात नहीं थी, ये एक ऐसी औरत की बात थी जो अपने दिल की चिंता को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने एल्डर से थोड़ा वक्त मांगा। वो बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। एल्डर सू गुस्से में आ गया। उसने जोर से कहा, जो लोग आपकी आलोचना करेंगे वो मूर्ख हैं। आपने पूरी जिंदगी एम्पायर के लिए समर्पित कर दी। आपकी स्ट्रैटेजी के बिना हम इतनी विक्ट्रीज कभी हासिल नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिख रहा था। सिर्फ वही नहीं, टेंट के अंदर मौजूद बाकी 5 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स भी उसकी बात से सहमत थे। सब जूत्सी का सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर जूत्सी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सबका धन्यवाद किया और ऑर्डर दिया कि एम्परर के खतरे वाली इन्फॉर्मेशन आर्मी के किसी सोल्जर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये खबर अगर बाहर निकल गई तो पूरी आर्मी का मोराल गिर सकता था। सारे क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक एक करके सब टेंट से बाहर चले गए और कुछ ही देर में पूरा कमांड टेंट खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ जूत्सी अकेली बैठी थी। जब दूसरे लोग मौजूद थे तब उसके चेहरे पर एक पावरफुल मार्शल का एक्सप्रेशन था, लेकिन जैसे ही सब चले गए उसका वो मास्क धीरे धीरे टूटने लगा। अब वो किसी बैटलफील्ड कमांडर की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल वुमन की तरह लग रही थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। उसके मन में अनेक थॉट्स चल रहे थे। कुछ देर बाद वो धीरे से खड़ी हुई और टेंट के अंदर रखे जाइंट सैंड टेबल मैप के पास पहुंच गई। उसने पूरी बैटलफील्ड को गौर से देखना शुरू किया। इस वक्त उसकी आर्मी एक बात ही स्पेशल पोजीशन में खड़ी थी और उस पोजीशन की वजह से उसके पास 3 अलग अलग चॉइसेस थी। सबसे पहला ऑप्शन था श्रेक सिटी पर सीधा अटैक करना। ये सबसे डायरेक्ट और सबसे अग्रेसिव प्लान था, लेकिन जूत्सी जानती थी कि ये सबसे डेंजरस ऑप्शन भी है। प्राइम मिनिस्टर पहले ही इस प्लान की कमियों को आइडेंटिफाई कर चुका था और जूत्सी खुद भी उन डेंजर्स को क्लियरली देख सकती थी।
सबसे बड़ी बात, वो श्रेक एकेडमी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके लिए श्रेक एकेडमी सिर्फ एक पावरफुल फोर्स नहीं थी, उस जगह से उसकी जिंदगी के कई इमोशंस जुड़े हुए थे। और जब से उसके बेटे को किडनैप किया गया था, तब से जूत्सी के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। जो चीज़ें पहले उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब उनकी वैल्यू कम हो गई थी, और जो इमोशंस वो सालों से दबा कर रखी हुई थी, अब धीरे धीरे उसके दिल की गहराइयों से बाहर आ रहे थे। इसी बेचैनी के साथ जूत्सी बैटलफील्ड मैप को देखती रही, जबकि उसके सामने पूरे कॉन्टिनेंट का फ्यूचर और उसकी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन खड़ा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत एक ही औरत के हाथों में थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वॉर गॉड एम्प्रेस जूजी थी। उसके सामने रखा हुआ सैंड मॉडल देखने में एक नॉर्मल बैटलफील्ड मैप लग रहा था, लेकिन असल में उसके अंदर छुपा हुआ था पूरे कॉन्टिनेंट को जीतने का मास्टर प्लान। उस सैंड मॉडल पर लगे हुए छोटे छोटे फ्लैग्स सिर्फ मार्कर्स नहीं थे। हर एक फ्लैग एक आर्मी, एक बैटलफील्ड और एक फ्यूचर वॉर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जूजी ने अपने एनिमीज के हर पॉसिबल मूवमेंट को पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। उसकी स्ट्रैटेजी इतनी डीप थी कि उसके आसपास मौजूद 6 वर्शिप्ड भी उसके असली प्लान को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। सबको लग रहा था कि सन मून एम्पायर का अगला टारगेट स्टार लुओ एम्पायर होगा, और सच कहें तो ये सबसे लॉजिकल चॉइस भी थी। अगर स्टार लुओ एम्पायर गिर जाता तो पूरे कॉन्टिनेंट का लगभग 4/5वां हिस्सा सन मून एम्पायर के कंट्रोल में आ जाता। लेकिन स्टार लुओ एम्पायर कोई छोटा मोटा किंगडम नहीं था। ये एक ऐसा एंशिएंट एम्पायर था जो 10,000 सालों से खड़ा था। इसके पास कितने हिडन रिसोर्सेज, सीक्रेट वेपन्स और रिजर्व आर्मीज थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सबसे बड़ी बात, व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद बॉर्डर पर 1 लाख एलीट सोल्जर्स के साथ खड़ा था। वो किसी भी वक्त वॉर शुरू करने के लिए रेडी था। लेकिन जूजी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने स्टार लुओ एम्पायर के बॉर्डर पर 3 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे थे। हर 50,000 सोल्जर्स के साथ एक सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया था। बैटलफील्ड के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर उसने अपने फोर्सेस को इस तरह अरेंज किया था कि एनिमी आर्मी कोई भी मूवमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और अगर कहीं सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती तो 2 पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन्स स्टैंड बाय पर रखे गए थे, जो कुछ ही समय में किसी भी बैटलफील्ड को रीएनफोर्स कर सकते थे। स्टार लुओ एम्पायर ने कई बार सिचुएशन टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ डोलिंग एम्पायर के बॉर्डर पर भी लगभग वही अरेंजमेंट था। देखने वालों को लगता था कि सन मून एम्पायर बस डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जूजी ने अटैक और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट सेटअप बना लिया था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सब कुछ उसने सिर्फ कुछ महीनों के अंदर अचीव कर लिया था। वॉर ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही उसने अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट कर ली थी। बाहरी नजर से देखो तो बैटलफील्ड पूरी तरह केओटिक लग रही थी, लेकिन असल में हर एक मूवमेंट, हर एक बैटल और हर एक विक्ट्री जूजी के कंट्रोल में थी। जूजी सिर्फ एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थी। इस वॉर ने साबित कर दिया था कि वो बैटलफील्ड कमांड में भी किसी लेजेंडरी जनरल से कम नहीं थी। सिर्फ 5 सोल इंजीनियर लीजन्स की मदद से उसने हेवनली सोल एम्पायर और डूलिंग एम्पायर की कोalition आर्मी को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि श्रेक एकेडमी जैसे लेजेंडरी फोर्स को भी उसने इफेक्टिवली रोक दिया था। हेवनली सोल एम्पायर के बचे हुए सोल्जर्स बैटलफील्ड में नहीं मरे थे। उन्होंने सिर्फ सिचुएशन को होपलेस देखकर श्रेक सिटी में रिट्रीट कर लिया था। श्रेक सिटी अब लगभग 70,000 सोल्जर्स को सपोर्ट कर सकती थी। साथ ही हेवनली सोल एम्पायर के एलीट सोल मास्टर्स भी वहीं जमा हो गए थे। लेकिन डूलिंग एम्पायर के सोल्जर्स के पास रिट्रीट करने का ऑप्शन नहीं था। उनके पीछे उनका अपना एम्पायर था। अगर वो रिट्रीट करते तो उनका होमलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता, इसीलिए उन्हें वापस जाकर अपने बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ी। पिछले 10 दिनों से जूजी की आर्मी रेस्ट कर रही थी। उनके सोल्जर्स रिचार्ज हो चुके थे, उनका मोराल पीक पर था। लेकिन स्टार लुओ एम्पायर और डूलिंग एम्पायर की आर्मीज लगातार टेंशन और प्रेशर में जी रही थी। वो हर पल सन मून एम्पायर के अटैक का इंतजार कर रही थी। इसी बीच जूजी के दिमाग में एक और नाम बार बार घूम रहा था, हुओ यूहाओ। उसने धीरे से खुद से कहा, यूहाओ, क्या ये सच में तुम हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो समझ गई थी कि कैपिटल में जो कुछ हुआ था उसके पीछे हुओ यूहाओ का हाथ हो सकता है, और अगर सच में ऐसा था तो उसने एक इनक्रेडिबल मूव खेला था। फिर जूजी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने सूत यानरान के बारे में सोचा। वो अच्छी तरह जानती थी कि एम्परर उस पर कभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करेगा। चाहे वो फ्रंट लाइन पर हो या कैपिटल में, सूत यानरान हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। जूजी ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद सूत यानरान फिर से इंजर्ड हो चुका है, और अगर ऐसा था तो उसकी कई सीक्रेट प्रेपरेशंस फाइनली काम आने वाली थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी सिचुएशन को क्रिएट करने में हुओ यूहाओ ने अनजाने में उसकी मदद कर दी थी। जूजी ने मन ही मन कहा, यूहाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रही हूँ, चाहे वो बैटलफील्ड पर ही क्यों ना हो।
जैसे ही उसने हुओ युहाओ का नाम सोचा, उसकी ठंडी और रूथलेस नजर एकदम सॉफ्ट हो गई। उसकी आंखों में प्यार और लगाव साफ नजर आ रहा था। अगले ही पल उसने अपना हाथ सैंड मॉडल के ऊपर रखा और मुट्ठी कस ली। उसके लिए पूरा कॉन्टिनेंट अब एक चेस बोर्ड बन चुका था और वो खुद उस चेस बोर्ड की सबसे पावरफुल प्लेयर थी। 2 घंटे बाद पूरी आर्मी में इमरजेंसी ऑर्डर स्प्रेड होने लगे। हर ऑफिसर को कमांडर टेंट में रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया। जब सब लोग टेंट के अंदर पहुंचे तो वहां का एटमॉस्फेयर बहुत हैवी था। टेंट के बीच में जूजी अपनी क्रिम्सन गोल्डन आर्मर और रॉयल हेलमेट के साथ बैठी हुई थी, लेकिन सबकी नजर उसके पास बैठे एक मिस्टीरियस आदमी पर जाकर रुक गई। वो पूरी तरह ब्लैक रोब में छुपा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसके शरीर से निकलने वाली डार्क ऑरा हर किसी को डरा रही थी। और उसके पीछे खड़ी थी होली गोस्ट चर्च की वाइस लीडर फेंगलिंग। ये देखकर सब समझ गए कि ब्लैक रोब के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर जोंगली वू था। हाँ, होली गोस्ट चर्च का सबसे डेंजरस लीडर अब खुद फ्रंटलाइन पर आ चुका था। उसके नीचे सन मून एम्पायर के कई पावरफुल कल्टिवेटर्स खड़े थे। उनमें जिंग होंगजन भी मौजूद था। भले ही होली गोस्ट चर्च के इविल सोल मास्टर्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि वो कहीं ना कहीं बैटलफील्ड के आसपास मौजूद जरूर हैं। और उनके बैटलफील्ड में उतरने का मतलब था कि आने वाली वॉर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।